नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब दूसरी बात ये है कि हम सब जानते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मिट्टी को जो आहार चाहिए, जो भोजन चाहिए, वो मिट्टी का भोजन गोबर के माध्यम से प्राप्त होता है या जो हमारे व्यर्थ वेस्ट कार्बनिक पदार्थ हैं उनके माध्यम से उपलब्ध होता है। ये जीवन चक्र है। जैसे कहते हैं कि मिट्टी से आए हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा जन्म पंच तत्वों से हुआ है और पंच तत्वों को लेकर हम पैदा होते हैं। हमारे मरने के बाद हमारे वो पंच तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सब चक्र चलता रहता है। ठीक इसी तरह हमारी मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, उसको उसमें बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत तरह की फसलें हम लेते हैं। इन फसलों के विकास में, फसलों की ग्रोथ में बहुत सारे खनिजों का उपयोग होता है। इसीलिए एक छोटा सा मिलीग्राम का बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष का, हजारों टन का वृक्ष का रूप ले लेता है। तो वो 1000 टन आते कहाँ से? उसी मिट्टी से आते हैं। यद्यपि ये बात भी सही है कि अब पौधों को अपने शारीरिक विकास के लिए मात्र 3 से 3.5% जो उसका ठोस आहार है जमीन से ग्रहण करना पड़ता है, पोषण के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। अन्यथा 94 से 5% और उससे थोड़ा ज्यादा जो ठोस वजन है पेड़ों का, वनस्पतियों का, वो तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर या पृथ्वी से जलांश सोख कर उसी से निर्मित कर लेते हैं। इस 3% 3.5% के लिए ही हम खादों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। यद्यपि वो पहले से ही हमारी मिट्टी में उपलब्ध हैं। विशेष क्रियाओं के कारण हमने उनको बाधित कर दिया है, अनुपयोगी बना दिया है, क्योंकि उनको उपयोगी बनाने की शक्ति भी मिट्टी में रहती है। वो शक्ति आती है मिट्टी में उपलब्ध जीवाणुओं से। लेकिन हमने पिछले 30-40 सालों में कुछ ऐसे प्रयास किए कि इस जीवन चक्र को तोड़ दिया। तो तो हमने जो जो मिट्टी का जो पोषक जो आहार है, गोबर है, उसको देना छोड़ दिया। हमने फसलों के अवशेष को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए मिट्टी को अब उसका आहार नहीं मिल पा रहा है। मिट्टी का आहार, भूमि का आहार, जो मुख्य आहार है वो गोबर है, पशुओं के मलमूत्र हैं, पशुओं के मृत शरीर हैं। और यदि पशुओं के मलमूत्र की बात की जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आता है गाय का गोबर और गौमूत्र। गाय की उपयोगिता को तो पूरी दुनिया जाने लगी है। हम ना जाने या किसी कारण से हम उस जानकारी से अपने को अनभिज्ञ, अनजान प्रतीत कराएं, लेकिन यथार्थ यही है कि गोबर की इतनी विशेषता है कि आज गल्फ जैसी मुस्लिम कंट्रियां भी भारत से हर साल करोड़ों रुपए का गाय का गोबर खरीद कर अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रही है। गल्फ में सऊदी अरब हो, कुवैत हो, दूसरे मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ कई तरह की साग सब्जियां या फसलें ली जा रही हैं, और खजूर की खेती की जा रही है और दूसरी चीजों की भी खेती की जा रही है। और उसके लिए विशेष रूप से भारत से देसी गाय के गोबर को मंगाया जा रहा है। तो देसी गाय के गोबर में वो क्षमता है। हमने देखा है कि गाय के गोबर का प्रयोग तो खेती के लिए या औषधि के लिए हजारों सालों से हो रहा है, लेकिन आज हमारे पास देसी गाय का शुद्ध गोबर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारी देसी गाय शुद्ध नहीं रही। गाय को पूर्ण आहार हमने देना छोड़ दिया। अब ज्यादातर गाय कई तरह के रोगों से ग्रसित हैं और पूरी तरह से कुछ गायों को छोड़कर कुपोषित हैं, उनको पोषक आहार ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गोबर में वो पोषक तत्व हमें उपलब्ध नहीं होते जो गायों में होने चाहिए। हमने विशेष प्रयास किया है कुछ पहाड़ी गायों के गोबर से कुछ माइक्रो और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अलग करके एक कल्चर बनाया है। उसको हमने गोरस का नाम दिया है, सुपर गोल्ड गोरस या गोबर घनसत्व का नाम दिया है। उस गोबर घनसत्व में अनेक तरह के सूक्ष्म जीव हैं जो गाय के गोबर में उपलब्ध रहते हैं, कुछ मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं। इसी तरह गाय के गोबर में कुछ जैव रसायन रहते हैं, उनको भी हमने सुनिश्चित किया है। गोबर में कुछ बायोसेंसर्स रहते हैं, कुछ एंजाइम्स रहते हैं, उनको भी इसमें मिश्रित किया है। और यदि हम इस गोबर घनसत्व को कल्चर के रूप में तैयार करके अपनी फसलों को मिट्टी में देते हैं तो फसलों की जो ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि मिट्टी की फर्टिलिटी से बढ़ जाती है। मिट्टी में बहुत सारे के जो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए, घट गए, निष्क्रिय पड़ गए, उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और इसके निरंतर प्रयोग से मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन निरंतर बढ़ता जाता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करना बहुत सहज है, कोई ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं। जैसे सीधे सीधे आप गोबर की खाद तैयार करके भी अपनी फसलों को दे सकते हैं। जैसे कहते हैं ना
कि ताजा गोबर की तुलना में पुराना गोबर बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने गोबर की जगह यदि गोबर की खाद का प्रयोग मिट्टी में खेतों में किया जाए तो उसके से बढ़कर कोई खाद नहीं है, ऐसा कहा गया है। और ऐसे में यदि गोबर के साथ में गौमूत्र का भी प्रयोग कर लिया जाए कि गौमूत्र की अपनी विशेषताएं, गोबर की अपनी विशेषताएं, गौमूत्र की में तो 1.5 से 2.5% के आसपास यूरिया रहता है, इसलिए एक गाय एक साल में 2.5 से 3 बोरे के आसपास यूरिया हमें सीधे सीधे देती है बिना किसी मूल्य को लिए। यदि गाय बूढ़ी है, नंदी बूढ़ा है, उसने बच्चा देना कई साल पहले छोड़ दिया है, दूध भी नहीं देती है, तो ऐसी गाय के मूत्र में यूरिया का, फास्फोरस का, पोटासियम का, नाइट्रोजन की परसेंट और बढ़ जाती है। जिंक भी उसमें उपलब्ध रहता है, मैग्नीज भी उपलब्ध रहती है, उसमें कुछ मात्रा में जिंक, आयोडीन और आयरन भी उपलब्ध रहते हैं। तो ये जब हम मूत्र के माध्यम से मिट्टी को पहुंचते हैं तो मिट्टी की पोषकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसी तरह गाय के गोबर में सूक्ष्म माइक्रोब्स तो रहते हैं और कितनी संख्या में रहते हैं इसका अनुमान हमने अभी तक लगाया नहीं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं इसमें हजारों की संख्या में उपयोगी जीव है। हजारों को हमने अभी आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने क्या किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया, लेकिन कुछ देशों में जैसे जर्मन में जैसे 150-200 सालों में गाय को लेकर, खास करके भारतीय देसी गाय को लेकर बहुत गहन अनुसंधान हुए हैं। उन्होंने गाय के जो पंचगव्य हैं उनका विशेष से बहुत कुछ विशेष चीजों को प्राप्त किया है। तो गाय के गोबर में ऐसे उन्होंने सूक्ष्म जीव प्राप्त किए हैं जो मिट्टी की संरचना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए हजारों सालों से गाय के गोबर का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। गाय की मिट्टी में न केवल पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता है, बल्कि कई तरह के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जीव होते हैं, रोगकारक जीव होते हैं, मिट्टी में रहकर फसलों को नुकसान करते हैं, उनसे भी फसलों को सुरक्षित रखने की गुणवत्ता रहती है। इसमें गोबर में कई और चीजें भी रहती हैं, तो गाय के गोबर का सीधा सीधा प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन गाय शुद्ध रूप में गोबर उपलब्ध है नहीं, क्योंकि गाय हमारे देश की अधिकांश गाय कुपोषित हैं। उनके पेट में उनकी जो पाचन तंत्र है उसमें कई तरह के रोगकारक जीवाणु, सूक्ष्म जीव या आंत कृमियों का प्रकोप है। कुपोषित हैं, उनको पूरी तरह से आहार उपलब्ध नहीं, तो जो और ऐसा आहार उपलब्ध आजकल तो हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसी गाय हैं जिनके पेट में किलो के हिसाब से प्लास्टिक भरा हुआ है। प्लास्टिक के कारण उनका पाचन तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, इसलिए ऐसी गाय ना तो समय से गर्भ धारण कर पाती हैं, ना अपने को स्वस्थ रख पाती हैं। तो जब स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो गोबर की गुणवत्ता में लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में गाय अभी भी प्राकृतिक चारे पर निर्भर हैं, तो ऐसी गायों के गोबर में काफी हद तक कुछ जो जो महत्वपूर्ण जो सूक्ष्म जीव है उपलब्ध हो जाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे क्षेत्र भी हमारे देश में हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या कुछ और सुदूर जंगल हैं, यहाँ अभी भी मिट्टी के सूक्ष्म जीव स्वतंत्रता पूर्वक अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। तो वहाँ के सूक्ष्म जीवों को लेकर भी हमने इसे मिश्रित किया है। तो ऐसे में जब इसका कल्चर बना के आप अपने खेतों को उसमें प्रयोग करते हैं तो खेत की मिट्टी की संरचना में बदलाव आता है और उसकी जो उपजाऊपन है पुनः स्थापित होता है। तो आप अपनी मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए गोबर घन सत्व का, जिसे गौरस के नाम से हमने कहा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें माइक्रोब्स हैं, बायो एंजाइम्स हैं और ये सूर्य का काम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार करने का काम करता है। तो मिट्टी में खराबी पनी आ गई है, ये रोग लग गए हैं, मिट्टी की उपजाऊपन घट गया है, उसको पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। पहली चीज को जब मिट्टी में इस कल्चर से दूसरे कल्चरों के माध्यम से सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ती है तो सक्रियकरण में बहुत सारे पोषक तत्व मुक्त होते हैं, क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों का मुख्य आहार वही कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे वो पशुओं के मृत शरीर हो, गोबर में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लिग्नेंस वगैरह हो, प्रोटीन आदि हो। तो जब इनका प्रयोग ये सूक्ष्म जीव अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए, अपने संख्या वृद्धि के लिए करते हैं, तो बहुत सारे सूक्ष्म तत्व उसमें से रिलीज होते हैं, वो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ती है, फास्फोरस बढ़ता है, पोटासियम बढ़ता है, जिंक बढ़ता है, आयरन बढ़ता है, मैग्नीशियम बढ़ता है, बोरॉन बढ़ता है। ये सारे हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक हैं। साथ ही इन जीवाणुओं की सक्रियता से हमारी
और प्रोटीन की सिंथेसिस से हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे जैव रसायन, ऐसे विशेष पदार्थ भी पहुँचते चले जाते हैं जो मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी। इसमें सबसे पहले तो ह्यूमिक एसिड है, दूसरा फुल्विक एसिड है। कभी कभी इनकी सिंथेसिस से पोटाशियम ह्यूमेट भी बन जाता है। ये सब जैविक फर्टिलाइजर के रूप में आज प्रयोग हुए हैं। तो इनके माध्यम से हम फर्टिलिटी, और ये सब प्रयोग होते हैं गाय के। आप सीधे सीधे गोबर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हमारे जैसे गोरस का प्रयोग कर सकते हैं। गोरस का सॉल्यूशन बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। आपको 200 ग्राम गोरस के सॉल्यूशन में से 200 लीटर के आसपास ड्रम में इसको मिला के उसमें 1 से 2 केजी के आसपास गुड़ डाल के और उसमें 1 दर्जन के आसपास सड़े गले पुराने केले हो जाते हैं, वो मुफ्त के उसमें मिला देना है। उसको चला के 8-10 दिन तक स्टोर कर देना छायादार स्थान पर, या जो तापमान है 20 से कम डिग्री हो, तो वहाँ ये मल्टीप्लाई होंगे माइक्रोब्स, अपनी सक्रियता को बढ़ाएंगे, तो वहाँ हर पोषक तत्व उस ड्रम में आ जाएगा। आप उसके माध्यम से फिर उसको निर्मित कर सकते हैं और इस तरह से चक्र को आप से 6 से 8 बार तक जारी रख सकते हैं। और उसका प्रयोग स्प्रे के रूप में, सिंचाई के रूप में अपने फसलों में कर सकते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। इसके माध्यम से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनकी परसेंटेज बढ़ जाती है और मिट्टी उपजाऊ बनती चली जाती है। इस बात का सिर्फ शब्दों से नहीं, आप फसल में प्रत्येक प्रमाण देखेंगे या फिर आप मिट्टी की टेस्ट कराएंगे, मिट्टी को टेस्ट करा के उसका अवलोकन कराएंगे, तो उसकी प्रमाणिकता आपको सहजता से मिल जाएगी। तो आप गाय के गोबर धन सत्व का प्रयोग अपनी फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने में कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।